हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। सेल का नाम चैप्टर का नाम था आपका सेल। ठीक है, तो सेल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन आप डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बात की थी यहाँ पर सेल के बारे में, जो बेसिक से कॉन्सेप्ट है उनके बारे में हमने डिस्कस यहाँ पर किया था। आप जानते हैं, आपने बोला था कि जो सेल है, सेल आपने कहा कि हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है। ठीक है, इसके अलावा आपने बोला था कि जो सेल है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। उसके बाद आपने बात की थी सेल स्ट्रक्चर की, कि सेल का स्ट्रक्चर आपके पास क्या आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या किए थे, जो सेल के बेसिक से कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में हमने बात की थी। आप क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपने क्वेश्चन सबसे पहला जो आपके पास आया था, आपने कहा था विच प्लास्टिड आर कलरलेस, कि इनमें से कौन से जो प्लास्टिड होते हैं वो रंगहीन होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं। आपने कहा प्लास्टिड कोशिकाओं में पाए जाएंगे, क्योंकि आप सेल चैप्टर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो आपने बोला कि प्लास्टिड के बारे में हम बात कर रहे हैं, कहाँ पाए जाते हैं, सेल में पाए जाते हैं। अब सेल में पाए जाते थे, कौन से सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। आपने बोला प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और कलरलेस प्लास्टिड कौन सा है, आपने कहा क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, ऑल ऑफ द अबव है, यानी कि सारे ही कलरलेस है, या फिर इनमें से कोई भी कलरलेस नहीं है। आपने कहा था ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर आया था। नेक्स्ट आप बात कर रहे थे एन अनरिपन ग्रीन फ्रूट चेंजेस कलर्स व्हेन इट रिपन्स, द रीजन बीइंग, यानी कि जो कच्चा हरा फल था वो पकने के बाद अपना रंग बदल देता है। इसका रीजन आपको बताना था, तो आपको ऑप्शन में रीजन बताए गए हैं। आपने कहा कि जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, आपने कहा क्रोमोप्लास्ट में आपको अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में आपको ग्रीन कलर देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि क्रोमोप्लास्ट क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। अब जो क्रोमोप्लास्ट जो प्लास्टिड है और जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट की यहाँ पे बात हो रही है, वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने कहा कि यहाँ पर जो यहाँ पर पिगमेंट है, पिगमेंट क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। और क्रोमोसोम क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रोमोसोम क्या है, तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि क्रोमोसोम किस चीज से मिलकर के बना है। आपने कहा डीएनए से मिलकर के बना है, हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना है। ठीक है, यहाँ पर आप पिगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने बोला जहां पर भी आपका क्रोमोसोम आया, आपने वो जो ऑप्शन है वो हटा दिया। थर्ड ऑप्शन में भी आपको कहा गया कि क्रोमोसोम क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आपका फोर्थ जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। अब देखिए हो क्या रहा है कि जो हरा रंग है, हरा रंग कब था, जब फल कच्चा था। पकने पर क्या है, रंग बदल जाता है। अब रंग कैसे बदलेगा, आपने कहा हो सकता है येलो हो गया, हो सकता है रेड हो गया, हो सकता है ऑरेंज हो गया है, अलग अलग कलर आपके पास आ सकते हैं। तो आपने बोला जो क्लोरोप्लास्ट है, जो हरा रंग है, वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट में अपने डिफरेंट कलर की बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया है। आपने कहा द फिनोमेनॉन वेयर अ साइटोप्लाज्म श्रिंक इन हाइपरटोनिक मीडियम इज कॉल्ड, यानी कि वो घटना जहां साइटोप्लाज्म हाइपरटोनिक माध्यम में सिकुड़ता है उसे क्या कहते हैं। अब आपने क्या बोला था कि आपके पास एक कंडीशन आई है। ठीक है, आपके पास एक सेल है, प्लांट सेल की बात करेंगे। ये प्लांट सेल है आपके पास, ये क्या है, सेल वॉल होगा, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और ये पूरा वैक्यूल है। तो आपने बोला ये है सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है आपका वैक्यूल, ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, और बीच में आपका साइटोप्लाज्म है। ये पूरा आपका साइटोप्लाज्म से फिल होगा। अब आपने बोला कि जब आपने एक मीडियम में रखा, एक हाइपरटोनिक मीडियम में रखा, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए, अब आपने बोला कि जब आपने हाइपरटोनिक मीडियम में रखा, एक माध्यम था। ठीक है, एक माध्यम है। अब माध्यम क्या, आपने कहा एक सॉल्यूशन है आपके पास, आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसे आप क्या कह रहे हैं, हाइपरटोनिक मीडियम कह रहे हैं। इसमें आपने क्या किया, इस सेल को इसकी इस सॉल्यूशन में आपने डाल दिया। जब इस सॉल्यूशन में आपने सेल को डाला तो आपके पास क्या रिजल्ट निकला, ये है आपकी सेल वॉल। ठीक है, और ये आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये आपका पूरा वैक्यूल है। अब हुआ क्या, आपने क्या क्या चेंजेस हुए, आपने कहा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आपस में क्या थे, कनेक्ट थे। ठीक है, यहाँ पर आपने, अगर आपको स्पेस दिख रहा है यहाँ पर देखिए, चलिए
आपने बोला ये पूरा जो आपके पास ग्रीन एरिया है वो है सेल वॉल का, और यहाँ पर आपकी सेल मेम्ब्रेन आ गई है, ठीक है। ये आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन आ गई है। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से अटैच है, होंगे अटैच, ठीक है, बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं है। ये पूरा जो एरिया आपके पास आ रहा है, ये पूरा एरिया किसका होगा, आपने कहा ये सेल वॉल का है। यानी कि अगर हम देखें, हमने बोला अगर आप अलग अलग कलर से दिखाएंगे, ये सेल वॉल होगी, और आपने बोला ये इसके बाद सेल मेम्ब्रेन होगी, इससे कनेक्ट, इससे चिपकी हुई है इस प्रकार से। अब आप समझे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। आपने कहा जो इसमें रेड कलर आपको दिखाया गया है वो सेल वॉल है, जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर दिखाया गया है वो सेल मेम्ब्रेन है, इस प्रकार से। अब जब आपने क्या किया, एक मीडियम में इसे डाला, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया। आपने बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से अलग होकर के एक जगह में संकुचित हो गई है, श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई है, इसीलिए तो कहा है कि जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो गया है, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं ये आपको बताना था। इसका रीजन भी हमने पढ़ा था, हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था, और आपने कहा था ऑस्मोसिस के बारे में जब आपने पढ़ा तो ऑस्मोसिस है क्या वैसे। आपने कहा पानी का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जो पारगम्य अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है उसके द्वारा जो विसरण वहां पर होता है, यानी हो क्या रहा है, पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में क्या होगा, फ्लो करेगा, ठीक है। डिफ्यूजन कहाँ पे होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होगा, और यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, इससे आप क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों आप कब पढ़ते हैं, जब आप बात करते हैं डिफ्यूजन की तब आप गैसेस के बारे में बात करते हैं, जब आप बात करते हैं ऑस्मोसिस की आप वाटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, या सॉल्वेंट के बारे में आप बात करें। अब आपने बोला कि आपने किसी सेल को एक मीडियम में रखा, ठीक है। अब इसका भी अपना क्या होगा, एक विलयन होगा, इसमें भी विलय और विलायक होगा, और इसमें भी विलय और विलायक होता है, तभी तो आपके पास क्या आता है, एक सॉल्यूशन आता है। आपने बोला कि अगर यहाँ पर सेल श्रिंक हो गई है, इसका मतलब इसके अंदर का जो वाटर था या इसके अंदर का जो विलायक था, सॉल्वेंट था, वो कहाँ गया है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल का जो कंसंट्रेशन था वो ज्यादा था, और इस माध्यम का, उस मीडियम का जो कंसंट्रेशन था वो कम था। अब इस प्रकार का मीडियम जिसका कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से कम होता है उसे आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इस प्रकार का मीडियम जिसका कंसंट्रेशन सेल से ज्यादा होगा, ठीक है, सेल से ज्यादा होगा, उसे हाइपोटोनिक क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक में आप क्या देखेंगे, अगर आप देखेंगे, आपने बोला ये सेल है, और सेल को आपने इस प्रकार के सॉल्यूशन में रखा, इसका जो कंसंट्रेशन था वो किससे था, इस सेल से ज्यादा था। आपने क्या किया, सेल को इस सॉल्यूशन में रखा, ये क्या है, सेल वॉल है, ठीक है, ये क्या है आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब आपने कहा सेल क्या हो गई है, अगर इन दोनों का कंपैरिजन आप करोगे तो ये वाली सेल आपको बड़ी दिखाई दे रही है, इसका मतलब सेल फूल गई है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो जब कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो कंसंट्रेशन जब ज्यादा तो क्या होता है, जो पानी होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, सेल फूल जाएगी। अब आपने बोला तीसरे प्रकार का सॉल्यूशन आपके पास आया था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि सेल का कंसंट्रेशन और माध्यम का कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होता है। अब आप कहिए अगर इक्वल होगा, अगर हमने बोला इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन इक्वल है तो कहीं भी मूवमेंट नहीं होगा। ये सेम वैसा है जैसे कि आपने बोला कि आपके पास क्या है, दो डब्बे हैं, दो डब्बे हैं आपके पास, ठीक है, इस प्रकार से। एक ये है, एक ये है, दोनों बराबर हैं, और दोनों में बराबर मात्रा में क्या है, पानी है, ठीक है, दोनों में बराबर मात्रा में पानी है। अब आपने बोला अगर यहाँ पर बीच में हम क्या कर दें, बीच में पाइप के माध्यम से दोनों को जोड़ दें, तो पानी का मूवमेंट कहाँ होगा, पानी का मूवमेंट कहाँ होगा, क्योंकि आपने बोला दोनों क्या है, बराबर हैं, दोनों का जो साइज है वो क्या होगा, यहाँ पे बराबर है, दोनों में पानी भी बराबर है। अब पानी का कहीं मूवमेंट होगा इन दोनों में, आपने कहा नहीं, क्योंकि पानी को जाने के लिए जगह चाहिए। पानी हमेशा कहाँ जाएगा, आपने कहा उच्च सांद्रता से। उच्च सांद्रता का सिंपल सा मतलब है पानी की जहाँ अधिक मात्रा होगी, अब पानी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर बहेगा, ऐसा ही होता है। आपने कहा ढलान की ओर पानी क्यों जा रहा है, क्योंकि पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने कहा आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेम ऐसा ही होता है, क्योंकि दोनों में कंसंट्रेशन इक्वल है, इसलिए कहीं भी यहाँ पर क्या होगा, पानी का विसरण नहीं होगा। अब आपने बोला इन सारी प्रोसेस को, आपने बोला इस प्रोसेस को, ये वाली जो प्रोसेस है आपने कहा ये है नंबर 1 सिचुएशन। आपने क्या किया, सेल को इसके अंदर डाला,
ठीक है, और ये है दूसरी सिचुएशन, और उसके बाद आपके पास तीसरी सिचुएशन ये आई है, तो इसे आप क्या कहेंगे ये आपको बताना था। ऑप्शन क्या क्या आपके पास आए हैं एक बार देखिए। आपने बोला फ्रंटोलाइसिस है, प्लाज्मोलाइसिस है, एसिडियोलाइसिस है, एलोलाइसिस है। क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइसिस इसे कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमने देखा था, आपने कहा था डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी किसे कह रहे थे आप? एटीपी को कह रहे थे। ठीक है, एनर्जी करेंसी आप एटीपी को कह रहे थे। और एनर्जी हाउस किसे कह रहे थे? सेकंड क्वेश्चन आपका एनर्जी हाउस का आएगा कि डैश इज कॉल्ड द पावर हाउस या एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या आएगा आपका आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। चलिए अगला प्रश्न आपने बोला डैश कॉइन द टर्म सेल। सेल टर्म किसने कॉइन किया था? रॉबर्ट हुक ने आपने पढ़ा है। ठीक है, किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया है। अगला प्रश्न आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। आपको बोला गया साइटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। लाइसोसोम आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, यानी कि लाइसोसोम को हम कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आपने बोला लाइसोसोम के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि कोशिका के जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, उसका डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तीसरा आपने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। बिल्कुल अपना डीएनए होता है। आपने कहा उपरोक्त सभी गलत है। जी नहीं है, क्योंकि आपके पास दो ऑलरेडी सही आ गए हैं, या आपने बोला इनमें से कोई भी गलत नहीं है। आपने कहा गलत है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि आपने बोला था कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म एक ही नहीं है। क्या बोला गया था? साइटोप्लाज्म तो क्या है? कोशिका द्रव है। तो आपने बोला कि जो साइटोप्लाज्म है प्लस जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसको मिलाकर के आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म अलग है और क्या है? प्रोटोप्लाज्म अलग होगा। साइटोप्लाज्म सिर्फ कोशिका द्रव की बात कर रहा है, प्रोटोप्लाज्म दोनों की बात कर रहा है। साइटोप्लाज्म की भी बात करेगा और न्यूक्लियोप्लाज्म की भी बात करेगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ वैक्यूल इन प्लांट्स, कि वैक्यूल का कार्य क्या नहीं है? दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म वेट, यानी कि विशाल से चयापचय अपशिष्टों का संग्रह करते हैं। बिल्कुल करते हैं। सेकेंड है दे हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, इस कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। देख लेते हैं अभी। दे हेल्प टू मेंटेन अ टर्जिडिटी, ये क्या करते हैं? टर्जिडिटी को बनाए रखते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि ये संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। बिल्कुल करते हैं। लास्ट कह रहे इनमें से कोई भी गलत नहीं है। गलत है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, ये सेल डिवीजन में इनका कोई रोल नहीं होता है। आपने कहा सेल डिवीजन हो रहा है, प्रोफेज है, मेटाफेज है। ठीक है, अब प्रोफेज में क्या चल रही है? तैयारी चल रही है सेल डिवीजन की। मेटाफेज में क्या हो रहा है? एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है। वहां पर आपने कहा कि अलग अलग प्रोसेस होगी। वहां पर किन किन चीजों का कार्य होगा? आपने कहा प्रोटीन जो है वो, वहां पर प्रोटीन का अमाउंट बढ़ रहा है, सेल ऑर्गेनेलीज वहां पर बढ़ रही है। ठीक है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसका अमाउंट डबल हो रहा है। तो वैक्यूल का वहां पर कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया वेयर द एसेंशियल प्रोटीन एंड लिपिड्स रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरिंग, कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण कहाँ पे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, आरईआर और एसईआर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है। चलिए अब हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन आता है, हम इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन thereby इक्विलाइजिंग वाटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, यानी कि उस प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है, जिससे पानी की सांद्रता बराबर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे ही ऑप्शन सही हैं, या फिर इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास आया है, सीधे सीधे आपको डेफिनेशन पूछी गई है। तो चलिए एक बार अपने क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। चलिए तो आपने पढ़ लिया होगा। तो आपके पास यहाँ पर आई है डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन आई है? एक बार आप क्या करेंगे? ऑप्शन को पढ़ लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इवेपोरेशन की। क्या होता है इवेपोरेशन? इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दो शब्द हमारे पास आते हैं, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो वाष्पीकरण क्या है? आपने कहा सिंपल सी बात है। वाष्पीकरण में क्या होता है? जो पानी है जो कि तरल अवस्था में होता है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
ठीक है, क्या हो रहा है, जो पानी है वो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब आपने बोला कि यहाँ पे पानी की बात तो हो रही है, लेकिन पानी की स्टेट चेंज हो रही है। आपने 3 स्टेट पढ़ी थी पानी की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आप देखिए, आपने बोला था सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो आपने बोला था कि तीनों जो फेज होते हैं पानी के, वो किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे, तापमान पे। तीनों चीजें तापमान पे निर्भर करेंगी। आपने बोला अगर तापमान बहुत कम है, तापमान बहुत कम होने का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, बहुत क्लोज होंगे, आपस में बहुत क्लोज होंगे। तो आपको क्या स्टेट देखने को मिलती है, सॉलिड स्टेट देखने को मिलती है। अगर आपने बोला तापमान कैसा है, सामान्य है, अगर आपने बोला तापमान किस प्रकार का है, सामान्य है, तो आपने बोला कि जो यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल हैं वो ना बहुत ज्यादा चिपके होंगे, ना वो बहुत ज्यादा दूर होंगे। अब आपने बोला जो तापमान है वो बहुत अधिक है, तो आपने बोला यहाँ पर पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत दूर दूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आपने बोला कि यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल की स्थिति किस पर निर्भर कर रही है, तापमान पर निर्भर कर रही है, और तापमान जिस प्रकार से परिवर्तित होगा उसी प्रकार से जो पानी है उसकी अवस्था भी चेंज होती रहती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ये चीजें क्या है, नॉर्मल सी हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपने बोला कि पानी अगर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तापमान घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप गैसीय अवस्था से क्या कर रहे हैं, तरल अवस्था में पानी को लाना चाहते हैं तो आपको तापमान कम करना पड़ेगा। अगर आप सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में लाना चाहते हैं, यानी कि ठोस अवस्था से आप तरल अवस्था में लाना चाहते हैं, तो आपको तापमान बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो रही है किसकी, जो पानी है उसकी अवस्थाओं की, पानी की अवस्था। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, आपने कहा एक प्रक्रिया है जिसमें पानी क्या कर रहा है, पानी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूव कैसे कर रहा है, आपने बोला उच्च सांद्रता से। उच्च सांद्रता का क्या मतलब हुआ, आपने बोला कि यहाँ पर पानी की ज्यादा मात्रा जहां पर होगी वहां से पानी की मात्रा कम जहां पर है उस ओर क्या करेगा, ये मूव करेगा। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात तो हुई नहीं थी, पानी के मूवमेंट की बात नहीं हुई थी। ठीक है, हमने कहा इवेपोरेशन तो नहीं होगा। अब आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण। डिफ्यूजन का मतलब है विसरण। अब आपने एक चैप्टर पढ़ा था और आपने बोला था कि आपने क्या किया, रूम के एक कॉर्नर में आपने अगरबत्ती जला दी। ठीक है, जब आपने अगरबत्ती जलाई तो उसकी खुशबू पहले पूरे रूम में फैली, फिर आपने कहा कि वो दूसरे रूम तक भी फैली है। इस प्रकार से पूरे घर में आप अगरबत्ती की जो खुशबू है उसे फील कर पा रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ, सेम चीज वहां पर हुई कि जो गैस थी, जो आपने बोला जो गैस थी वो उच्च सांद्रता से या फिर आप कहेंगे गैस का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह विसरण कहलाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब आपने बोले कि विसरण तो किसकी बात कर रहा है, गैस की बात कर रहा है, ये पानी की बात तो नहीं कर रहा। आप हटा देंगे इसे। ऑप्शन आपके पास क्या बचा, ऑस्मोसिस, क्योंकि आप ऑस्मोसिस का क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। आपने बोला पानी का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में एक पारगम्य झिल्ली की ओर, पारगम्य झिल्ली के द्वारा जो यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी का मूवमेंट हो रहा है, उसे आप क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। फिर से यहाँ पर देखते हैं, आपने बोला कि पानी का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है उसे आप क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। तो ये आपको क्या दी गई है, सीधी सीधी बहुत सबसे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्योंकि ऑस्मोसिस के डायरेक्ट डेफिनेशन आपको दी गई है यहाँ पर। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब आपके पास क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। इससे पहले आपने क्या किए हैं, एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब आपको देखना है कि टोटल कितने एमसीक्यूज आपके पास आए हैं, उनमें से कितने एमसीक्यूज आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। कुछ हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में कर लिए हैं, कुछ हमने इस लेक्चर में यहाँ पर किए हैं। एक बार आप देखिए अपने सारे क्वेश्चन को। अब हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो आप क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आया उसमें पूछा गया हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। कोशिकाओं की खोज किसने की और कैसे की। ठीक है, अब ये तो आप जानते हैं कि किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। कैसे की है ये हम देख लेते हैं। आपने बोला इन 1665 यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल व्हाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। क्या हुआ कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्व डिजाइन किए गए माइक्रोस्कोप के माध्यम से कॉर्क के एक पतले टुकड़े की जांच करते हुए कोशिकाओं की खोज की। अब उन्होंने क्या किया कि आपने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो छाल होती है, उसे उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उन्हें कुछ ऐसी संरचनाएं मिली। कुछ इस प्रकार की उन्हें संरचनाएं मिली, तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर इनमें क्या है, रूम जैसी संरचनाएं मिल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उन्होंने बोला ही ऑब्जर्व द कॉर्क resemble the structure of a honeycomb consisting of a numerous tiny compartment। उन्होंने क्या देखा कि कॉर्क की संरचना मधुकोश की तरह थी, जिसमें कई छोटे छोटे डिब्बे थे। आपने ऐसा ही स्ट्रक्चर तब देखा होगा जब मधुमक्खी के छत्ते को आपने देखा है, और ऐसा ही स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इस प्रकार के छोटे छोटे रूम्स लाइक स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसे ही संरचना वहां पर नोटिस की थी। द माइन्यूस्कूल्स बॉक्सेस आर रेफर टू एज सेल्स, यानी कि जो लघु बॉक्स होते थे उन्होंने उन्हें क्या कहा, कोशिकाएं कहा जाता है उन्हें। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए, तो अपने आंसर को आप नोट कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके पास आया है उसमें आपसे पूछा गया है व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, यानी कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। हम इस क्वेश्चन को काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा और जब भी सेल की बात आती है, सबसे पहले यही बात की जाती है कि क्यों हम कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कह रहे हैं। अब देखिए, हमने बोला कि क्या होता है कि जब आप यूनिट की बात करते हैं, आप सबसे छोटी यूनिट की बात करते हैं, उस यूनिट की बात करते हैं जिसे और छोटे पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने बोला कि कोशिका को अगर हम देखें तो आपने कहा सेल मेम्ब्रेन भी है, यानी कि क्या है आपकी यहाँ पर कोशिका झिल्ली भी है। फिर आपने बोला न्यूक्लियस वाला पार्ट भी आता है, फिर साइटोप्लाज्म वाला पार्ट भी आता है, और फिर यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स भी आती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स आती है। तो हमने कहा कि जो सेल है, सेल भी तो अलग अलग पार्ट से मिलकर के बनी है, तो क्यों हम सेल को ही यूनिट कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप अलग अलग देखें, आपने सेल ऑर्गेनेल्स को अलग देखा, आपने सेल मेम्ब्रेन को अलग कर दिया, न्यूक्लियस को अलग कर दिया है, इनका खुद का कोई वजूद नहीं होता, यानी कि लिविंग नहीं कहलाएंगे। ये लिविंग तब कहलाएंगे जब ये साथ मिलकर के एक यूनिट बनाते हैं, जिसे आप सेल कहते हैं। तो सेल का मतलब क्या है, सेल का मतलब सारे ही स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, इंक्लूड है। आपने कहा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। आपने बोला सेल मेम्ब्रेन से क्या होगा, पूरा कवर्ड होता है, उसमें एक लिक्विड होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग क्या हो रहे होंगे, तैर रहे होंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर को आपने सेल कहा। अगर इससे आप एक भी पार्ट अलग करते हैं तो वो लिविंग नहीं कहलाएगी। तो आपने कहा कि अगर हम देखें हमारे शरीर के जो संरचनात्मक इकाई, क्योंकि इसी प्रकार की संरचना से हमारी पूरी बॉडी बनी है, यही सेम चीजें होंगी जो चीज एक सेल में है। आपने कहा कि आपके एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो आपकी हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम ही होंगे। अब ध्यान दीजिए, हम सेल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर गैमीट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गैमीट में यहाँ पे क्या होता है, हैप्लॉइड स्टेज आ जाती है। तो नॉर्मल जो आपकी सेल होती है, सब में 46 क्रोमोसोम होंगे, सब में सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाएगी, सब में आपका न्यूक्लियस पाया जाएगा, सभी में आपका क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। ठीक है, तो आपने बोला क्योंकि आपका जो शरीर है वो इसी प्रकार से तो बना है, जैसे कि आपने बोला जो मकान है वो ईंटों से मिलकर के बना है, और सारी ही ईंटें एक जैसी हैं। वैसे ही आपने कहा कि आपके सारी ही सेल्स एक जैसी हैं। ठीक है, जिससे मिलकर के आपका शरीर बना है। तो इतना तो समझ चुके कि संरचनात्मक इकाई है।
अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है। आपने बोला कि हमने यहाँ पर ग्रंथियों की बात की थी, ग्लैंड्स की बात की थी, जो कि हार्मोन्स और एंजाइम्स का सिक्रेशन कर रहे थे। अब आपने बोला अगर हमारी हर एक सेल एक जैसी है तो ऐसा क्यों होता है कि लार का सिक्रेशन सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड कर रही है या इंसुलिन का सिक्रेशन सिर्फ आपके पैनक्रियाज से हो रहा है? ऐसा क्यों है? क्योंकि होता क्या है कि आपके सेल में है तो सारे ही क्रोमोसोम। अब 46 क्रोमोसोम का मतलब है कि आपके पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपके सेल में है। आपने बोला कि सारे ही क्रोमोसोम सभी सेल में होते हैं, लेकिन होता क्या है कि आपके किस सेल में कौन सा जो जीन है वो एक्टिव है। जिस प्रकार का जीन एक्टिव होगा उसी प्रकार की प्रोटीन बनेगी। अब आपने बोला कि जो जीन इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी है वो कहाँ एक्टिव होगा? सिर्फ आपके पैनक्रियाज में एक्टिव है, आपकी स्किन में एक्टिव नहीं है या फिर आपकी किडनी में एक्टिव नहीं है। आपने बोला सिर्फ आपके पैनक्रियाज में वो एक्टिव है, इसीलिए वहां पर ही क्या हो रहा है? इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब आपको संरचनात्मक तो पता चल गया, क्रियात्मक की बात, कार्यात्मक की बात क्या आती है? कार्यात्मक का मतलब होता है कि जो भी प्रोसेस आपके बॉडी में चल रही है वो सेलुलर स्टेज पे चल रही है। ठीक है, क्योंकि आपने बोला अगर सेल डिवीजन हो रही है तो सेल डिवीजन प्रॉपर तरीके से सेल में ही होगी। आपने कहा अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो सेल में होगा। आपने कहा डाइजेशन के बाद अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो आपका क्या होगा? सेलुलर स्टेज पर ही होता है। तो इसीलिए आप क्या कहते हैं? कोशिका को शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। पढ़ लें आप सारी चीजें। चलिए, आपने बोला सेल्स फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटिटी, यानी कि कोशिकाएं एक इकाई संरचना बनाती हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म आर टिश्यू फर्दर एंड ऑर्गन्स एंड अल्टीमेटली द ऑर्गन सिस्टम, यानी कि कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनते हैं, ऊतकों के समूह से अंग बनते हैं और लास्ट में अंग प्रणाली आपके पास आती है। They perform a fundamental functions and life processes such as respiration, digestion, excretion, etc. यानी कि ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों संस्थाओं में मौलिक कार्य और जीवन प्रक्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि का कार्य करते हैं। In both unicellular and multicellular entities, they perform all the activities independently. Hence, cells are referred to as structural and functional units of life. वे सभी गतिविधियां स्वतंत्र रूप से करते हैं, इसीलिए कोशिकाओं को जीवन के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो चलिए अपने आंसर को नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? डिस्कस। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने बोला कि जो यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक सेल है और सेल से जो सब्सटेंसेस है जैसे कि CO2 और वाटर कैसे मूव करते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो CO2 है और जो वाटर है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे? घर से करके लेके आएंगे। हम ये देखते हैं कि कोई भी जो यहाँ पर प्लांट है उसमें CO2 की क्यों रिक्वायरमेंट है। आपने बात की थी फोटोसिंथेसिस की, जब हमने बात की थी, ठीक है, हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की बात की थी कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 क्या है? मस्ट है। अब आप पानी की बात करेंगे। आपने कहा पानी के बहुत सारे रोल होते हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस में ही हो गया, एक पहला रोल तो क्या है? फोटोसिंथेसिस है। दूसरा जो रोल आपने बोला कि पानी क्या चाहिए यहाँ पे? पानी क्या है? पानी के साथ साथ मिनरल्स का भी यहाँ पे क्या होता है? मूवमेंट होता है। ठीक है, तो दूसरा उसके लिए चाहिए। तो आपको सबसे पहले इतना पता होना चाहिए कि अगर CO2 है, CO2 क्यों चाहिए। सेकेंड, आप बोलेंगे कि CO2 की मूवमेंट कैसे हो रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट के अंदर या बाहर कैसे जा पा रहा है। तीसरा जो काम आपने बोला पानी का, आपने बोला कि जो स्टोमेटा है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। स्टोमेटा कहाँ पे पाए जाते हैं? पत्ती में पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए भी क्या है? वाटर यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो आप जान गए हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको करना क्या है? आपको ये देखना है कि कैसे मूव करते हैं। CO2 अगर प्लांट के अंदर जा रहा है तो कैसे गया, या पानी अगर क्या हुआ, पानी किस प्रकार से मूव होता है, या फिर पानी किस प्रकार से पौधे की पत्तियों से बाहर निकलता है और क्यों निकलता है, इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप घर से डिस्कस करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।